तो गाइस आज हम बात करेंगे माई लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 60 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जीनू और एंचोल का जो मिशन था, जिसमें उन्हें जीनू मोटे के जरिए जो कि एंचोल की बॉडी के अंदर है उससे नैरी जियोंग नाम की लड़की को इम्प्रेस करना होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। नैरी जियोंग जीनू मोटे से इम्प्रेस नहीं होती बल्कि एंचोल से ही इम्प्रेस हो जाती है, जो कि जीनू किम की बॉडी के अंदर होता है। इसलिए नैरी जियोंग एंचोल को खुद के साथ बाहर चलने के लिए बोलती है डेट में। बट एंचोल के लिए कोई खुशी वाली बात नहीं है, उन दोनों का पूरा प्लान फेल हो चुका है। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एंचोल और जीनू एक क्लास में एक साथ बैठे हुए होते हैं। और एंचोल जिसने ऊपर से भी कुछ भी नहीं पहना होता अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर उस लड़की ने मुझे क्यों चुना, उसे तो जीनू मोटे को चुनना चाहिए था, यानी कि जो मेरी बॉडी के अंदर है। लेकिन कोई बात नहीं, फेल होने की वजह से मैं पैनिक नहीं कर सकता। मैं इससे भी पहले ऐसी बहुत सारी मुसीबतों में पड़ चुका हूँ। मैं एक प्रोफेशनल इंसान हूँ जो इस तरीके की चीजों को बहुत ही आसानी से निपटा सकता है। भले ही देखने में लग रहा होगा कि मेरे यहाँ पे घोड़े खुल चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे लिए ये सारी चीजें कोई नई बात नहीं है। जीनू कहता है एंचोल मेरी बात सुनो। मोटे अपना मुंह बंद कर, मैं कुछ सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। और एंचोल अब भी अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे पूरा यकीन है ये मुसीबत जितनी बड़ी दिखाई दे रही है ये उतनी बड़ी होगी नहीं, इसको मैं आराम से सॉल्व कर लूंगा। जीनू कहता है, अबे कम से कम ये तो बता तूने अपनी शर्ट क्यों निकाली है। एंचोल कहता है, मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ, अगर वो लड़की मुझे इस तरीके से देखेगी तो वो मुझे पसंद नहीं करेगी। नहीं एंचोल ऐसा मत करो, आखिर तुम क्लास प्रेसिडेंट को एक हब्सी दरिंदा कैसे बोल सकते हो जब तुम उसी की तरह हरकतें कर रहे हो। वो सब छोड़, तू मुझे ये बता, अगर मैं क्लास में मुंह दूं तो वो मुझे पसंद नहीं करेगी, है ना। नहीं एंचोल तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब मत करो। अबे मोटे अपना मुंह बंद कर, मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ और तू मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। बस थोड़ी देर के लिए चुप रह और मुझे सोचने दे। लेकिन जीनू मोटा अब भी चुप नहीं होता और एंचोल से जबरदस्ती बात करने की कोशिश कर रहा होता है। इसलिए एंचोल चिल्ला के कहता है, अबे यार तेरा दिमाग खराब है क्या, तुझे क्या कहना है मुझसे। एंचोल मैं इस चीज के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। दरअसल मैंने भी इस बारे में सोचा है और मैंने रियलाइज करा किसी की भी मंजिल पत्थर में नहीं लिखी होती। किसी की जिंदगी की छोटी छोटी चीजें भी बदल सकती हैं। और अगर तुमने पहले ही सारी चीजें ट्राई कर ली है, उसके बावजूद भी तुम्हारी मंजिल नहीं बदल रही है, इसलिए तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो नहीं बदलेगी। हरामजादे साफ साफ बोल, तू कहना क्या चाहता है, ये क्या पहेलियां वहेलियां सुलझा रहा है मेरे सामने। एंचोल मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि तुमने ये मिशन फेल कर दिया है। वो लड़की जो खुद को एक सेलिब्रिटी समझती है, मैं उसे बाहर डेट में नहीं ले जा पाया, ये मिशन फेल हो चुका है। एंचोल अपने मन में कहता है, क्या फेलियर, लेकिन वो क्या होता है, क्या इस हरामजादे ने सच में कहा कि मैं फेल हो चुका हूँ। इसलिए एंचोल गुस्से में जीनू मोटे की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, मोटे तू जरूर मजाक कर रहा है, तुझे सच में ऐसा लगता है कि मैं फेल हो चुका हूँ। मैं अपनी जिंदगी में कभी भी फेल नहीं होता, ये बात अपने भेजे में उतार ले, बस चुपचाप से देखता जा, अब मैं आगे आगे क्या करता हूँ। तुझे ये सारी चीजें कभी भी समझ नहीं आएंगी क्योंकि ऐसी चीजों से कभी भी तू गया नहीं है, लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसी काफी सारी चीजें आई है। इसमें शुरुआत में ऐसा लगता है जैसे हमारे पास कोई भी उम्मीद नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एंचोल तुम्हें मेरी बात समझनी होगी, मैं जानता हूँ तुम ये बात कभी नहीं मानोगे, लेकिन सच तो यह है कि अगर तुम अपनी ओरिजिनल बॉडी के अंदर होते तो अब तक तुम इस इंसिडेंट को सॉल्व कर लेते। लेकिन ऐसा नहीं है, तुम अपनी असली बॉडी के अंदर नहीं हो, तुम फालतू में वक्त बर्बाद कर रहे हो। आखिर भला तुम किसी नामुमकिन चीज को कैसे कर सकते हो। वैसे भी इस बार ऐसा नहीं है कि तुम्हें पता है कि आगे कौन से इंसिडेंट आने वाले हैं हर बार की तरह, इसलिए अब हार मान जाओ ताकि हम और चीजों में ध्यान दे सके। हमारा मकसद बस ये था कि मुझे तुम्हारी बॉडी के अंदर एक MMA फाइटर बनना है और मैं वो कैसे बनता हूँ ये मायने नहीं रखता है। तुम चिंता मत करो, ये करने में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन एंचोल अभी सिर्फ अंडरवेयर के अलावा अपने सारे कपड़े निकाल के फेंक देता है क्लास में और जीनू को एक्साइटेड होकर कहता है, जीनू तुझे पता है तुझे एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। मैं जानता हूँ तू मुझे बस रोकने की कोशिश कर रहा है ताकि तेरी बॉडी के साथ में ऐसी वैसी हरकतें ना करूँ, है ना। जीनू मोटा कहता है, शिट तुझे पता चल गया, अबे लेकिन कपड़े तो पहन ले कम से कम। लेकिन एंचोल नंगा यहाँ से नारुतो की तरह भाग जाता है और कहता है, चिंता मत कर, अब मैं चीजों को अपनी तरीके से करूंगा और यही सही है। और वो लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी, ये वाला मिशन शुरू हो चुका है। लेकिन तुम इस तरीके से क्यों भाग रहे हो। ये एक आसान तरीका है, इससे तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता। और नंगे को भागते भागते सामने नैरी जियोंग भी दिख जाती है। इसलिए नंगा ऐसी ही हालत में नैरी जियोंग के अगल बगल चक्कर लगाने लगता है और कहता है, तो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, ये लड़की सामने से हट जा, जीनू की मारा है, अगर तुम मेरे थोड़ा सा भी और ज्यादा करीब आ गई तो अपनी पूरी जिंदगी भर पछताएगी तू। इसके बाद नंगा इस लड़की के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, जरा मेरी रिब्स की हड्डियों को देख कितनी ज्यादा कमजोर है, क्योंकि मैं वर्कआउट नहीं करता हूँ। तो अब बता, क्या तू मुझे अब भी पसंद करती है। लेकिन यार नैरी जियोंग एक अलग ही लेवल की बंदी है, अगर मेरा कोई दुश्मन होता तो मैं चाहता ये उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। अभी नैरी जियोंग नंगे की पीठ में अपना ऑटोग्राफ दे देती है और नंगा बेचारा अपनी कमर तक पूरा हाथ भी नहीं ले जा पा रहा होता उसे मिटाने के लिए। वैसे भी ये परमानेंट मार्कर है, इतनी आसानी से मिटता भी नहीं। नंगा बौखला के कहता है, पागल कहीं की, आखिर तू ये क्या कर रही है। नैरी जियोंग एक स्माइल के साथ कहती है, ये मेरा ऑटोग्राफ है, तुम्हें इससे जरूर खुशी हुई होगी, है ना। इस ऑटोग्राफ को ध्यान से अपनी सारी की सारी जनरेशंस को पास करते रहना, अपने बच्चों को भी। पागल कहीं
कहीं की, मैं अपने बच्चों को इसको कैसे दूंगा, ये मेरी कमर में बना हुआ है। मेरा ये वाला ऑटोग्राफ काफी ज्यादा स्पेशल है, ये वैसा नहीं है जो मैं अपने रेगुलर फैंस को देती हूँ। एंचोल अपने मन में बोल रहा होता है, ये लड़की सच में अल्ट्रा लेवल की पागल है, जितना मैंने सोचा था ये उससे भी ज्यादा खत्म है। इसके भेजे में तो कुछ घुसता ही नहीं है, चाहे मैं कुछ भी कर लूं। और साला पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इसे मुझसे प्यार क्यों हुआ, ये मेरे साथ डेट में क्यों जाना चाहती है। सोच एंचोल, सोच सोच सोच, आखिर इस वाली टाइमलाइन में ऐसा क्या अलग हुआ है। इतने में ही नेरी जयांग को ध्यान आता है कि ये तो नंगा है, इसलिए वो हैरान होकर कहती है, अरे आखिर तुम्हारे कपड़ों के साथ क्या हुआ? क्या तुमने अपने कपड़े इसलिए उतार दिए क्योंकि मेरे प्यार की वजह से तुम्हें काफी ज्यादा गर्मी महसूस हो रही थी? ऐसा नहीं है कि जिस इंसान को मैं पसंद करती हूँ उसका मैं सब कुछ देखना पसंद नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हें नहीं लगता हम अपने रिलेशन में कुछ ज्यादा ही जल्दी आगे बढ़ रहे हैं? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं भी अपने सारे कपड़े निकाल दूं? लेकिन मैं एक सेलिब्रिटी हूँ जिसे हर किसी की फीलिंग का ध्यान रखना होता है। लेकिन अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं अपने सारे फैंस से माफी मांगती हूँ। मेरे इस पूरी दुनिया में जितने भी फैंस हैं मैं उन सबसे माफी मांगती हूँ, क्योंकि आज के बाद से मैं उन सबके लिए सेलिब्रिटी नहीं हूँ। आज के बाद से मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। सच में क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि मैं कोई ऐसी बात बोल सकती हूँ? लेकिन एंचोल का मत्था अभी पूरी तरीके से खनक गया होता है, इसलिए वो गुस्से में इस लड़की को कहता है, अबे चुप हो जा, क्या तू कभी चुप नहीं रहती? मेरी बात ध्यान से सुन, मुझे तेरे ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए यहाँ से दफा हो जा। और एंचोल अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर इसको इतनी सी बात कहने के लिए मैंने इतना वक्त क्यों लगा दिया? वैसे मुझे इसे ये बात बोलनी ही नहीं चाहिए थी क्योंकि ये मेरी बात सुनेगी ही नहीं। लेकिन इस बार ना जाने कैसे इस पगली ने एंचोल की बात सुन ली होती है और इसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, इसलिए अपने आंसू साफ करते हुए यहाँ से जाने लगती है और कहती है, अच्छा तो ऐसी बात है, मुझे माफ कर दो, मुझे इस बात का एहसास नहीं था, मुझे इस तरीके की फीलिंग्स की आदत नहीं है ना, इसलिए मुझे माफ कर दो। तुम्हें मेरी बातें सुननी पड़ी। ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। जीनू मोटा कहता है, तुझे नहीं लगता तूने उसे कुछ ज्यादा ही हड़का के बोल दिया? एंचोल कहता है, और मैं कर भी क्या सकता था बे, क्या मैं उसके साथ डेट में चला जाता? डाबिन के अलावा मेरी जिंदगी में और कोई लड़की नहीं है, मुझे बस वही पसंद है। लेकिन एंचोल तुम उसे प्यार से भी तो समझा सकते थे ना। मुझे लगता है भले ही हमारे शरीर बदल चुके हैं लेकिन हमारे कैरेक्टर नहीं बदले हैं। बेचारी लड़की, मुझे उसके ऊपर दया आ रही है। लेकिन एंचोल टाइम पास करने के लिए जीनू को एक लॉक दे देता है और अपने मन में बोल रहा होता है, इस सवाल का जवाब मुझे अब भी नहीं मिला कि ये लड़की मेरे साथ डेट में क्यों जाना चाहती है। आखिर इस वक्त कुछ भी मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रहा है। मैं सच में अब थक चुका हूँ। इसलिए एंचोल जीनू को कहता है, जीनू मोटे, मुझे लगता है तो बिल्कुल सही है, हर बार चीजों को एक जैसा करना नामुमकिन जैसा है। तो क्या इसका मतलब तो तुमने अपना मन बदल लिया है? मुझे अब इस बात के ऊपर शक हो रहा है कि अगर वो लड़की तेरे साथ डेट में ना भी जाएगी तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ इतनी देर से। ठीक है, हम उस लड़की को भूल जाते हैं और बाकी की चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं। काफी हैरानी वाली बात है कि तुमने मेरी बात एक्सेप्ट तो कर ली। मुझे अच्छी तरीके से पता है मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कभी भी मेरे इस नए वर्जन को अंडर एस्टिमेट करने की गलती मत करियो। मैं अपनी गलती से हमेशा सीखता हूँ, क्या तेरे लिए इतना काफी नहीं है? वैसे सच बताऊं, ये लड़की वाली बात बहुत ज्यादा छोटी थी, इसको फेलियर बोलना भी गलत होगा। तुम ऐसा इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। लेकिन एंचोल दोबारा से मोटे को लॉक दे देता है और मोटा कहता है, वैसे अब तुम उस लड़की के बारे में क्या करने वाले हो? क्या तुम्हें अब उसके बारे में कुछ नहीं करना चाहिए? एंचोल मोटे को छोड़ देता है और कहता है, मुझे इस बारे की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, उस लड़की से हमारा अब कुछ भी लेना देना नहीं है, उसको छोड़ दे। लेकिन इस समय इन दोनों को इस बात का अंदाजा नहीं होता जो एंचोल ने उस लड़की को रिजेक्ट करा है, इसकी वजह से उन्हें क्या फेस करना पड़ सकता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं नेरी जयांग रात को अपने कमरे में रो रही होती है और बाहर से उसके पेरेंट्स उससे पूछ रहे होते हैं कि बेटा आखिर क्या बात है, स्कूल में तुम्हारे साथ क्या हुआ। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अगली सुबह का सीन, जहाँ पे एंचोल जीनू की बॉडी के अंदर होता है और जीनू के फादर एंचोल के पप्पिया ही पप्पिया करे जा रहे होते हैं और कहते हैं, मेरे बेटे तुम्हारा दिन बहुत ज्यादा अच्छा जाना चाहिए। अरे यार आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसी चीजें मत करो। और इससे भी ज्यादा अजीब बात तो यह है कि जब तुम ऐसा नहीं करते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो खैर इसके नेक्स्ट सीन में एंचोल निकल चुका होता है स्कूल के लिए और अपने मन में बोल रहा होता है, लगता है इस वक्त मैं पास्ट के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। मैंने जीनू की जिंदगी के 4 इंसिडेंट को बहुत ही प्यार से सॉल्व कर दिया था, इसलिए मैं सोच रहा था कि इस बार भी मुझे बिल्कुल वैसा ही करना है। मेरा मतलब अभी जो वो लड़की वाला इंसिडेंट था, अगर मैं उसे छोड़ भी देता हूँ तो इससे क्या ही फर्क पड़ने वाला है। मेरा मेन मकसद तो यह है कि मुझे जीनू मोटे को एक MMA फाइटर बनाना है। मेरा यह नया वर्जन इस तरीके का इंसान है जो बिना ज्यादा मेहनत करे चीजों को बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकता है, बहुत ही अच्छी तरीके से, स्मार्ट तरीके से। हो सकता है अगर पास्ट हल्का सा चेंज हो जाए तो इससे कोई और मुसीबत आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। बट इतने में ही एक कार से कुछ काले कोट वाले बंदे उतरते हैं और एंचोल के पीछे से उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, यानी कि बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। इसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे जीनू मोटा अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर एंचोल स्कूल क्यों नहीं आया? जो कल हुआ था क्या उस वजह से वो काफी ज्यादा सेंसिटिव हो चुका है? नहीं,
वो इतना कमजोर दिल का इंसान नहीं है, उसे कुछ भी नहीं हुआ होगा, वो बिल्कुल सही है। लेकिन इसके अगले सीन में हम देखते हैं एंचॉल को जो बंदे पकड़ने के लिए आ रखे होते हैं, एंचॉल ने उन्हें मार मार के जमीन में गिरा दिया होता है। मतलब अभी एक ही बंदे को गिराया होता है जो उसे सबसे पहले पकड़ने आ रहा था। और एंचॉल के सामने अभी जो बाकी के बंदे होते हैं, एंचॉल उनको कहता है, आखिर साला तुम हो कौन बे? और ये सारे अडल्ट बंदे अपने मन में बोल रहे होते हैं, हमने तो इसके ऊपर पीछे से हमला करा था, लेकिन इसने फिर भी हमारे बंदे को जमीन में गिरा दिया है। ये लड़का कोई मामूली स्टूडेंट नहीं है, ये बात तो पक्की है। एंचॉल कहता है, अबे ओए, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? तुम एक काली वैन से काले कोट पहन के बाहर निकलते हो और मुझे किडनैप करने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम लोग सच में कोई किडनैपर्स हो? लेकिन इतने में ही एक दाढ़ी वाला बंदा वैन के अंदर से कहता है, क्या हम लोग तुझे किडनैपर लगते हैं? मेरी बात ध्यान से सुन, तू हमारे कब्जे में है अब। एंचॉल कहता है, हरामजादे, तू वही तो बोल रहा है कि तू एक किडनैपर है, और दूसरी बात, तुमने अब तक मुझे अपने कब्जे में लिया नहीं है। ये बंदे कहते हैं, हम तुम्हें अपने साथ कहीं लेके जाना चाहते हैं, चुपचाप से हमारे साथ चलो और तुम्हें कोई भी चोट नहीं लगेगी। क्या तुम लोग सच में मुझे यहाँ पे किडनैप करने के लिए आ रखे हो? ना जाने क्यों तुम मुझे जाने पहचाने से लग रहे हो। लेकिन इतने में ही एंचॉल को अपनी पास्ट वाली टाइमलाइन की चीजें याद आ जाती हैं, और उसकी पास्ट वाली टाइमलाइन में भी बिल्कुल ऐसी ही चीजें हुई थी। इसका मतलब ऑब्वियसली एंचॉल को पता चल चुका होता है कि पास्ट में क्या हुआ है, बट हमें नहीं। एंचॉल हंसते हुए कहता है, मुझे पता चल गया कि पास्ट में क्या हुआ था। धीरे धीरे करके सारी कड़ियां जुड़ रही हैं, और जब ऐसा हो रहा है तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। जीनू मोटा फालतू में ही चिंता कर रहा था, मैंने उसको बोला था कि चीजें आसानी से हो जाती हैं। ये बंदे कहते हैं, क्या हुआ? अगर इसको क्या हुआ? क्या इसका दिमाग खराब हो चुका है? आखिर ये हंस क्यों रहा है? लेकिन एंचॉल चल के इनके पास आता है और एक स्माइल के साथ कहता है, नहीं नहीं, मैं अपने आप से बात कर रहा था, तुम चिंता मत करो, मैं पागल नहीं हुआ हूँ। ठीक है, तो तुम लोग यहाँ पे मुझे किडनैप करने के लिए आ रखे हो, है ना? तो ठीक है, अपनी पूरी मेहनत करना मुझे किडनैप करने के लिए। मैं ये तो नहीं कहता कि इस सबसे मेरा दिमाग खराब नहीं होगा, लेकिन मैं तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। सच में तुम लोग मुझे काफी ज्यादा अच्छे मूड में मिले हो, मुझे पास्ट का कुछ याद आ गया है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है, और धीरे धीरे करके ये वाला इंसिडेंट भी सॉल्व होने लगा है। बट किस तरीके से होगा ये हम आगे देखेंगे। तो खैर, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।